नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ातरीन खबरों के साथ। स्कूल मित्र कार्यक्रम के तहत पेरेंट्स संवाद कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। स्कूल मित्र को 18 लाख अभिभावक तक पहुंचाना दिल्ली के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जैसा है। 17-18 घंटे बच्चा अभिभावक से सीखता है, 7 घंटे सिखाने वाले से ज़्यादा वो घर में सीखेगा। जीरो प्रिंटिंग, ओवर प्रिंटिंग होती है, उसमें माँ बाप को बॉस बनाकर सिखाते हैं। स्कूल मित्र प्रोग्राम में बोसिज्म को काम किया जा सकता है। बच्चे राष्ट्र की धरोहर है। तीसरा, हम तो बच्चों के अभिभावक नहीं हैं, दोस्त बन रहे हैं। भगवान के ऊपर बॉस और दोस्त नहीं, बच्चों के अभिभावक बनो। पीटीएम के बच्चों को फ़ायदा हुआ था। हैप्पीनेस प्रोग्राम से बच्चों को लाभ मिला था। बच्चों के अभिभावक की 1 सप्ताह की वर्कशॉप होनी चाहिए। दिल्ली से उसकी शुरुआत होगी। यह भरोसा है कि कोविड में अभिभावकों के लिए परेशानी हुई। लड़की की शादी कराई, लड़के को काम पर लगाया गया। आज पेरेंट्स को टीचर ने तलाशा और कहा कि बच्चों को लेकर स्कूल आए। ट्रेसिंग ट्रैकिंग का काम नहीं, उनकी ग्रोथ का काम है। कोविड के बाद जब स्कूल खुलने शुरू हुए तो उस वक्त ये और ज़रूरी हो जाता है कि स्कूलों में पढ़ने वाले हर एक पेरेंट तक सिस्टम पहुँचे। वो कहाँ है, उसका बच्चा कहाँ है, किस स्तर पर है, पढ़ने आ रहा है तो किस स्तर पर पढ़ पा रहा है, अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो कैसे पढ़ना चाहता है। इसके लिए ये पेरेंट आउटरीच प्रोग्राम और मदद करेगा। नॉर्मल पीरियड में भी इस तरह के पेरेंट आउटरीच प्रोग्राम की जरूरत है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के ही पेरेंट्स में से एक पेरेंट को चुनकर हम उनको ऐसे 50 पेरेंट्स के साथ अटैच कर रहे हैं जो खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं या उनके घर में पढ़ाई लिखाई का उतना माहौल नहीं है या उनके बच्चों को लेकर समझ नहीं है कि बच्चों के साथ कैसे बात करें, बच्चों की पढ़ाई पर उनसे कैसे चर्चा करें, उनकी प्रोग्रेस पे उनसे कैसे चर्चा करें, उनके पास सूचनाएँ नहीं है। तो ऐसे एक पेरेंट के साथ 50 पेरेंट्स को जोड़ के हमने स्कूल मित्र की शुरुआत की है और ये प्रोग्राम देश में नहीं शायद दुनिया में भी सबसे बड़ा पेरेंट आउटरीच प्रोग्राम होगा। इसलिए विदिशा के जतारापुर क्षेत्र में स्थित राम जानकी मंदिर के बगीचे में 35 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगाई जाने का मामला। पुलिस के अनुसार ये फांसी बुधवार या गुरुवार के दरमियान रात में लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर मृतक के भाई और पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने की आशंका जाहिर की है। देखिए सोनू नामदेव की एक खास रिपोर्ट। मिली जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय जोरन सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी विसनखेड़ी थाना सांची, जो पिछले 5 सालों से अपनी ससुराल के पास ही मकान बनाकर परिवार सहित रह रहा था, बुधवार गुरुवार के दरमियान रात पास के बगीचे में फांसी लगा ली। आज सुबह कोतवाली पुलिस ने शव का जिला अस्पताल में पीएम कराया। मृतक के भाई ओंकार शिव कुशवाहा और उनके माता पिता भी इस घटना की जानकारी लेते ही जिला अस्पताल पहुंच गए। ओंकार सिंह ने बताया कि 4 दिन पहले मृतक जोरन के साले ओम प्रकाश ने गांव आकर उनके भाई को काट कर फेंकने मारने की धमकी दी थी। वह हमारे पिता से बैंक की पासबुक आदि मांग रहे थे। आज यह घटना घट गई है। हमें शंका है कि हमारे भाई के साले ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। मेरा नाम एसआई शिवेंद्र पाठक, थाना कोतवाली में प्रेजेंटली पोस्टेड हो। ये जो घटनाक्रम हुआ है, क्या है मामला? इसमें जोरन सिंह कुशवाहा नाम का व्यक्ति है जो कि विसनखेड़ी का रहने वाला है, जिला रायसेन लगता है। वो कुछ सालों से अपने ससुराल में जतरापुरा विदिशा में मकान बना के अपनी पत्नी के साथ में निवास कर रहा है। वह बीमारी से ग्रसित था। कल रात में तकरीबन 12:30 बजे थाने पर सूचना मिली कि उसने अपने घर के पीछे फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को फंदे से उतार कर नीचे रखवाया। पंचनामा कार्रवाई हुई। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल विदिशा भेज दिया गया है। प्रारंभिक जाँच में मृतक की मौत फांसी लगाने से हुई है, यह जानकारी आई है और अभी डॉक्टर की पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। जो फांसी जहाँ लगाई वो कुछ परिस्थितियाँ संदिग्ध नज़र आ रही हैं क्या? परिस्थितियाँ संदिग्ध चल नहीं आ रही हैं। मृतक की मृत्यु फांसी लगाने से ही हुई है और अंतिम रिपोर्ट डॉक्टर साहब के पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकेगा। ओमकार सिंह कुशवाहा। ये जो मृतक हुए इनका क्या नाम है? जोरन। कौन है आपके भाई। क्या आरोप लगा रहे हैं आपके? अब हमें जान से मारने की धमकी दी थी। 4 दिन पहले लगाए थे इनके लड़का। कौन कौन? जिनको छोटो सारो। क्या धमकी दी थी, क्यों दी थी? हाथ पाँव काट देंगे, नहीं इतने पैसा दे टुकरास कल पासबुक दे तुम्हारे खाते की नंबर किताब कल खाते की पैसा निकालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे थे? अब रमजान क्यों कर रहे हैं? ससुराल में कितने दिन से रह रहा था? ससुराल में जही मकान है वो बाको। छात्रों के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। भारत स्वच्छ मिशन के तहत किया गया आयोजन। लोगों को जागरूक करने के लिए निकली सड़कों पर छात्राएं। अक्टूबर माह से चलाया जा रहा है अभियान प्लास्टिक का उपयोग ना करें।
आपको बता दें कि आज बांदा जनपद के राजकीय महिला स्नान कतोर महाविद्यालय की छात्रों ने सड़कों पर निकलकर पड़ा हुआ कचरा उठाया और साफ सफाई अभियान चलाया। इस पहल को देखते ही लोग रुक गए और छात्रों द्वारा इस पहल की जमकर तारीफ की। छात्राओं ने अपील की है कि प्लास्टिक का उपयोग सभी लोग बंद कर दें, यह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत साफ सफाई का अभियान अक्टूबर माह से निरंतर चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छ अभियान भारत को सफल बनाने के लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे और अपील करते हैं कि प्लास्टिक का कचरा रोडों पर ना फेंकें और ना ही इसका उपयोग करें। डॉक्टर सबिहा रहमानी। मैडम, आप इसकी नोडल अधिकारी हैं, किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन करती हैं आप? ये हमारे यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना की 3 इकाई हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय इकाई। अभी आपको हमारी प्राचार्य महोदया डॉक्टर दीपाली गुप्ता ने बताया, हमको ये शासन से निर्देश था कि जो माननीय प्रधानमंत्री का क्लीन इंडिया लक्ष्य है वो से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हमें प्रत्येक जनपद में प्लास्टिक के कचरे के निवारण के लिए ज़ोरदार अभियान चलाना था। उसी के तहत हमने महाविद्यालय की ओर से सभी महाविद्यालयों को संदेश देते हुए ये कार्यक्रम शुरू किया। तो हमने 2 अक्टूबर को एक सफाई अभियान महाविद्यालय से शुरू करके सामने ज़िला परिषद चौराहे तक किया था। फिर हमने एक वेबिनार किया जिसमें लखनऊ से हमारे क्षेत्रीय निदेशक श्रोति जी जुड़े थे, हमारे कार्यक्रम समन्वयक मुन्ना तिवारी जी जुड़े थे झांसी के, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपाली गुप्ता। और इस कार्यक्रम को हमने ये संदेश दिया था कि छात्राएं अपने घर के आसपास लोगों को भी जागरूक करें और स्वयं भी प्लास्टिक का कचरा एकत्रित करें, इधर उधर उसे फेंकें नहीं, प्रॉपर नगर पालिका या कहीं जाकर उसे सौंपें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गुरुवार को राहुल प्रखंड के पैठाना गांव स्थित डेंटल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद डेंटल कॉलेज का औचक निरीक्षण भी किया। नेचर के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि रहुई डेंटल कॉलेज राज्य सरकार का दूसरा डेंटल कॉलेज होगा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना था। देश के एक बेहतरीन कॉलेज में डेंटल कॉलेज में से एक हो। इस कॉलेज में सारी व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर की बनाई जा रही है। लगभग 400 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्तर का डेंटल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। अगले साल जून जुलाई तक इंटर कॉलेज का काम पूरा हो जाएगा। इस डेंटल कॉलेज में 2023 का सेशन की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने महागठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है। महागठबंधन में शामिल जो दल है वह राजनीति में सौदेबाजी करने का काम करते हैं। यह महागठबंधन स्वयं की पार्टी के लिए कुछ नेताओं के राजनीतिक भविष्य के लिए सौदेबाजी का गठबंधन है। इसलिए राजनीतिक में सौदेबाजी करने वाले लोगों को बिहार की जनता नकार चुकी है। रहुई डेंटल कॉलेज राज्य का दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की यह कल्पना थी कि यह देश के एक बेहतरीन डेंटल कॉलेजों में से एक हो। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब अभी हमने निरीक्षण किया है तो इसके क्लासरूम हो, लाइब्रेरी हो, बाकी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो राष्ट्रीय स्तर की बनाई जा रही हैं। तो एक राष्ट्रीय स्तर का डेंटल कॉलेज ये बन रहा है और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से इस डेंटल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। और जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं पूरा उसका जो समीक्षा किया गया है, मुझे विश्वास है कि अगले साल जून जुलाई तक ये डेंटल कॉलेज का काम पूरा हो जाएगा और 2023 का जो सेशन होगा उस सेशन से यहाँ पढ़ाई शुरू हो जाएगी और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में अगले साल उसकी अनुमति के लिए हम लोग आवेदन कर देंगे। सोयत काल में चल रहे 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन में अपात्र हितग्राहियों की सुध लेने ना कोई अधिकारी ना कोई सत्ताधारी नेता आया सामने। इसी के चलते सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक वल्लभ भाई अम्बालवातिया ने धरना प्रदर्शन स्थल पर जाकर अपात्र हितग्राहियों की समस्या सुनी और उनकी समस्याओं को मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया और बताया कि जो हितग्राही पहले पात्र थे वो अब अपात्र को घोषित किए गए हैं। इस संबंध में खुद आपको समर्थन में आपकी बात राज्य सरकार तक पहुंचाऊंगा। एमएल राठौर की खास रिपोर्ट। इनकी जो जब जांच की है तो जिसमें नायब तहसीलदार साहब को और सीएमओ साहब को जांच दल प्रभारी बनाए, उनके द्वारा जांच की गई है। जांच में पात्र ये बता रहे हैं कि उनके पास फोटो भी है जी, बिल्कुल ऐसा है कि नीचे कोई सहारा ही नहीं है।
कैसे ना, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग लगभग सभी लोग वही बैठे हैं। राजनीतिक दबाव में करें अपन ने, कैसे करें? अगर जो लोग पात्र हैं, जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उनके साथ गलत नहीं होगा, बिल्कुल उनको आवाज़ मिलेगा। ये इसको किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है इसमें, कोई दबाव मतलब इसमें नायब तहसीलदार साहब स्वयं थे ना, मतलब प्रशासनिक अधिकारी थे, सीएमओ साहब थे। नायब तहसीलदार थे ना इन वाले इसमें, तो नायब तहसीलदार कितने घर जाके देखा, ये पूछो ना उनसे, गाड़ी से नीचे नहीं उतरा वो गाड़ी से नीचे उतरा ही नहीं जाने के लिए। नायब तहसीलदार उतरे नहीं गाड़ी से नीचे। हाँ सर, गाड़ी से तो बिल्कुल नीचे नहीं उतरे, जो उन लोगों ने बोला वो किया उन्होंने तो। 4 लोगों के दबाव में आके उनका पूरा फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।